शुरू करने का। सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालेगांव कॉरपोरेशन और मालेगांव शहर में हो रही बदउनवानी और जनता दल की तरफ से हमेशा उस बदउनवानी को रोकने की जो कोशिश है, उस ताल्लुक़ से अखबारी नुमाइंदे जो भी सवालात करना चाहते हैं वो सवालात कर सकते हैं। हमने जो भी मुद्दे उठाए वो जिस तरह भी उस बात को समझना चाहते हो, वो हमारी बात होने के बाद वो जो भी उस मामले में सवाल करना चाहते हैं वो करें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मालेगांव शहर में आज जो हालात बने हुए हैं, इसकी वजह एक ख़ानदान है जो करप्शन में पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया इस शहर में, और शहर के सामने हालात आज पूरी तरह सामने आ गए। जनता दल ने हमेशा ये कोशिश की कि करप्शन को किसी भी तरह रोका जाए। हमारी जितनी ताकत थी हम उस ताकत के हिसाब से रोकने की कोशिश की और उसमें कामयाबी भी मिली। कहीं से किसी भी सियासी पार्टी मालेगांव में या कोई भी संस्था किसी ने भी करप्शन के सवाल पे अमली तौर पे मालेगांव शहर में कोशिश नहीं की, और ये हमारा खुला चैलेंज है कि किसी भी सियासी पार्टी ने जनता दल को छोड़कर अगर करप्शन के सवाल पर कोई अमली तौर पे रोकने की कोशिश की हो तो वो आवाम के सामने उसे पेश करे सबूत के साथ में। हम 8 करोड़ की जाली से लेकर मालेगांव में इल्लीगल शॉपिंग बनने तक हर वक्त उसको रोकने की कोशिश किए और हमें उसमें कामयाबी भी मिली। अगर हमने 8 करोड़ की जाली पर सवाल उठाए तो हमने आज भी सहकार इंटरप्राइजेस के 4.5 करोड़ रुपये उसको नहीं दिए गए। ये अवामी ख़जाने को बचाने की हमने कोशिश की और उसमें कामयाब रहे। अगर हमने रिलायंस का टावर, जो उस वक्त एक बड़ी ताकत के तौर पर तायरा मैडम स्टैंडिंग की चेयरमैन थे, और ओपन स्पेस मालेगांव कॉरपोरेशन का 1 रुपया किराए के तौर पे सालाना रिलायंस कंपनी को दिया गया था, हम उस वक्त मरण बरत पर बैठे थे और वो इशू यहाँ से लेकर बाहर की मीडिया तक चला, और आखिरकार उन 70 या 72 टावर थे जिसको कॉरपोरेशन को रद्द करना पड़ा हमारी कोशिश के बाद में। आज भी आप शहर में देखेंगे तो कहीं पे रिलायंस के टावर ओपन स्पेस पे नहीं लगे। मालेगांव आवाम की जो ओपन स्पेस थी महानगर पालिका के, उसको हमने बचाया, और हमारे अलावा हमारा ये दावा है कि कोई भी उस पर आवाज़ तक नहीं उठाता। इसी तरह नमीरा हाइट्स के 13 गाले जो इल्लीगल तौर पे बनाए गए थे, और उसमें MM खान का ठेका है वो, और MM खान का ठेका होना किसका ठेका है ये भी मालेगांव शहर के सामने हमेशा रहता। वो 13 गाला भी हमने कानूनी तौर पे लड़ाई लड़कर तोड़वाया। इमाम अहमद रज़ा रोड के पास शकील जानी बेग खुद खड़े रह के एक शॉपिंग गाला बनाने की कोशिश करते थे, और वो हमारा ट्रायल लेने की भी एक कोशिश किया करते थे कि 14 नंबर पूरा शॉपिंग बना दिया जाए। हमने 2 मरतबा उस गाले को भी तोड़वाया। एक बहुत बार एक गाले के ऊपर हम पर इल्ज़ामात लगाए गए, कुदवाई रोड का 13वां गाला, उस पर हमने गवर्नमेंट में ठहराव निलंबित से लेके विखंडित तक करवाया, मगर सामने वाला कोर्ट चले गया, और कोर्ट में जाने के बाद हम भी मजबूर हो जाते कि उसको लीगल तरीके से लड़ने के लिए, और वहाँ पर वक्त लगता है। ये हमारे सामने है, हमारे मुल्क का कानून आप लोगों के सामने है, वक्त लगता है मगर इंसाफ मिलता है। और अभी 13वें गाले का ऑर्डर हुआ, और ऑर्डर होने के बाद जो कॉरपोरेशन के वकील हैं उन्होंने क्लियर लिख कर दिया कि कमिश्नर को 20 अक्टूबर को कि महानगर पालिका के जो लोग हैं, जो भी डिपार्टमेंट के, वो इस तरह कार्रवाई करते हैं कि सामने वाले को मौका मिलता कि कोर्ट में उसको स्टे कर दिया जाए। तो अब जो भी लीगल प्रोसीजर है वो कानूनी तौर पे ऐसी की जाए कि सामने वाले को मौका ना मिले कि वो यहाँ पर आकर स्टे ले ले। ये महानगर पालिका के वकील सुनील राकावत ने खुद कमिश्नर को लिखा। आप इससे समझ सकते हैं कि इक़्तिदार में बैठे हुए लोग, प्रशासन, ये कानूनी तौर पे भी किस तरह से मदद करते हैं। ये अगर कोई चीज़ रद्द भी करते हैं तो उसमें ऐसे ढंग से अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है कि सामने वाले को कोर्ट में मौका मिल जाए स्टे लेने का,
और उसके ताल्लुक से भी रुपये पैसे का लेन देन प्रशासन मालेगांव कॉरपोरेशन का हमेशा किया करता। वो 13वां गाला जिस पे हम पर हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता था, वो भी खाली करने का ऑर्डर लीगल प्रोसेस करके आज 2 ऑर्डर सिविल कोर्ट ने दी है। ये भी एक इत्तेफाक है कि एक ही मैटर में 2 केस दाखिल करना पड़ा और दोनों को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। ये कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर है उनकी सरासर नालायकी है और वो करप्शन में इतना मुब्तला है कि उनको ये समझता है कि किस तरह इनको मौका दिया जाए और इनकी मदद हो। उसके बाद हमने फ़िल्टर प्लांट यानी दरेगांव फ़िल्टर पर सायना फ़िल्टर प्लांट, वहाँ के 4 पंप थे जो 3 करोड़ रुपया, अभी जल्दी की बात है, 3 करोड़ रिपेयरिंग के नाम पर खर्च करने की बात थी। हमने जब उसका कोटेशन मंगाया और कासार साहब उस वक्त आयुक्त थे और हमने जब ये बोला कि यार नया कोटेशन, वो भी आप करप्शन का तरीका समझ लो कि मालेगांव कॉरपोरेशन के नाम से कोई कंपनी कोटेशन देने के लिए तैयार नहीं थी उस वक्त, कि यहाँ से प्रशासन ने मना किया था कि किसी को कोटेशन मत देना। जो कंपनी नियुक्त की गई थी गिरना डैम पंपिंग स्टेशन का, तो हमने मनमाड़ म्यूनसिपैलिटी के नाम से जब एप्लीकेशन भेजा तो वही पंप, वही ताकत के पंप 2 करोड़ रुपये में नए मिल रहे थे, 4, हाँ 2 करोड़ में 4 नए मिल रहे थे और ये रिपेयरिंग पे 3 करोड़ खर्चा करना चाहते थे। वो टेंडर भी इशू हो गया था, वो टेंडर भी हमने ही रद्द करवाया। बायो माइनिंग का सवाल कचरे का आपके सामने है। सारे लीडरान कचरे में रुपया पैसा इस शहर में ढूंढना शुरू करें, वो वाटर ग्रीस हो, दिग्विजय हो, बायो माइनिंग हो, आउटसोर्सिंग हो। हमने वाटर ग्रीस के खिलाफ भी बहुत ताकत से लड़ा। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ लोग आए, रात भर धरने पे बैठे और धरने पे बैठने के बाद महासभा में ठहराव पास भी किया गया। कुछ जगह हम वहाँ मजबूर हो जाते जहाँ हमारे पास अक्सरियत नहीं होती। अगर ये शहर हमको अक्सरियत दे तो हम ये करप्शन करने वालों का जनाजा इस शहर में निकाल दें, मगर जहाँ हम खुद मजबूर हो जाते कि जहाँ अक्सरियत के बलबूते पर फैसला होने की बात आती है, वहाँ इस तरह से ठहराव किया गया कि आज भी कांग्रेस पार्टी बोलूँ या आज की राष्ट्रवादी बोलूँ या शेख रशीद खानवादा बोलूँ, उनकी वाटर ग्रीस की दुकान आज भी चल रही है, वो बंद नहीं हुई। हम बायो माइनिंग के सवाल पे स्टैंडिंग कमेटी में, आपने कभी सुना नहीं होगा कि स्टैंडिंग कमेटी में किसी चीज़ की मुखालफत भी होती है। मेरे जाने से पहले हमेशा स्टैंडिंग कमेटी में ये हुआ करता था कि ये चीज़ पास हो गई, इतनी ही अखबारों में खबर आती थी। हम वहाँ जब से गए तो हमने शहर की ज़रूरत को सामने रखते हुए हिमायत और मुखालफत करना शुरू किया स्टैंडिंग कमेटी में, और वो खबरें स्टैंडिंग कमेटी की मालेगांव शहर की आम आवाम के सामने आने लगी। इसी तरह एक बायो माइनिंग का सवाल था जिस पे वोटिंग कराई गई और महागठबंधन की तरफ से यहाँ जाहिद जुम्मन साहब भी बैठे हैं, वो भी स्टैंडिंग कमेटी के रुकन थे। महागठबंधन की तरफ से खिलाफ में वोट दी गई और उस पर उसके बाद अक्सरियत पर जब उन्होंने उस बिल को पास कर लिया तो हम हाई कोर्ट गए। आज 6 महीना हो गया है, आज भी बायो माइनिंग का काम शुरू नहीं कर पाया। ये सिर्फ हमारी ताकत और हमारी वजह से हुआ, नहीं तो वो 15 करोड़ भी कचरे में मिल जाता। उसके बाद मोबिलाइजेशन एडवांस बोलकर जो ठहराव किया गया, तो पहली बार ऐसा हुआ कि चेयरमैन ने बायो माइनिंग का दूसरा ठहराव लेके आया और उसमें सूचना मेरी थी और वो सूचना पे 500 क्रमांक का जो नहीं नंबर का जो सवाल था उस पर उस ठेके को रद्द किया गया। ये भी महानगर पालिका में इससे पहले नहीं हुआ। ये बताने का मकसद ये है कि इस शहर में बदउनवानी और करप्शन के खिलाफ हमारे अलावा कोई लड़ता नहीं है और लड़ने के बाद उसका नतीजा भी आवाम के सामने आता है, करोड़ों रुपया उसका बचाया जाता है। इसी तरह स्काई वॉक का जो 16 करोड़ था वो भी कॉरपोरेशन में आज भी कोई जाकर राजू खैरनार से बात करके मालूमात ले सकता है कि वो 16.5 करोड़ डामर और मट्टी में मिलाने का जो प्रोग्राम उस वक्त के इक़्तिदार के लोगों ने बनाया था, हमने उसे हाई कोर्ट से लेकर आर्बिट्रेशन तक लड़ा। मालेगांव शहर में हम ही हैं जो सड़क से लेकर महासभा हॉल तक और महासभा हॉल से लेके कोर्ट तक हम ही करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं। बाकी सब करप्शन में
शामिल होते हैं, इसलिए किसी का मुंह नहीं खुलता। नहीं तो जिस सवाल पर अगर हमने नहीं बोला तो मालेगांव शहर के और किसी सियासी पार्टी ने भी उस सवाल पे नहीं बोला। अगर हमने आज तक अटल अमृत योजना के गार्डन के सवाल पे नहीं बोला तो किसी और सियासी पार्टी की इतनी हिम्मत क्यों नहीं होती कि वो उस सवाल पर बोले। अगर हम कोई सवाल लेकर चलते हैं तो उसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। करप्शन के खिलाफ लड़ना कोई मुंह का खेल नहीं होता। कागज़ पत्तर से लेकर कोर्ट कचहरी तक ये मालेगांव शहर में हमने लड़ा और हम इसके लिए मुतमईन है कि हमने मालेगांव शहर की आवाम का करोड़ों रुपया हमने बचाया है। अगर मैं दावे से कहूँ तो हमने ये 4 से 5 साल में 50 करोड़ से ऊपर कारपोरेशन के जो भ्रष्ट लोगों का काम था, जिसमें नीयत खराब थी, 50 करोड़ के ऊपर जो पैसा है वो हमने महानगर पालिका का हमारी वजह से बचा। अवामी पैसा, ये हम दावे से बोल सकते हैं। और मैं इससे पहले ये बोला कि हम चैलेंज करते हैं कि कोई भी सियासी पार्टी हमसे आके अवामी तौर पर या मीडिया के सामने रूबरू आ जाए कि उन्होंने करप्शन के सवाल पे बदउनवानी ही सिर्फ बदउनवानी की है और उसके खिलाफ हमने लड़ा है। अगर कोई कानूनी तौर पे लड़ा हो तो हमारा चैलेंज है कि वो मीडिया और अवामी तौर पे हमारे सामने आए, हम उससे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो अभी 13वां गाना फिर कैसा करेंगे, खाली कब होगा या क्या करेंगे? उनके वकील ऑर्डर हो गया कि लीगल प्रोसेस से खाली करो। उनके वकील ने लेटर दे दिया। अब प्रोसीजर करके मेरी समझ से 2-3 महीने में प्रोसीजर कंप्लीट करके वो खाली हो जाएगा। कोई बात रहेगी क्या कि आयशा नगर स्वीपर कॉलोनी, जिसे खस्ता हाल बताकर तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, हमारा उस मामले में यहाँ पर आयशा नगर के जिम्मेदारान भी बैठे हैं। हमारा उस मामले में साफ बोलना था कि खस्ता हाल अगर वो है और वहाँ पर जो रहने वाले हैं उनको कारपोरेशन ने खरीदी दे दी, वो उसकी मिल्कियत थी। फौज फाटा लेकर जहूर भाई भी वहाँ आए थे। फौज फाटा लेकर कारपोरेशन ने गलत तरीके से वो खाली करने की कोशिश कर रही थी। हमारा उसमें यही बोलना था कि जिनकी मिल्कियत है उनको वो जगह उन्हीं की रहने वाली है। मगर उसके बाद भी बीओटी पर ठहराव मंजूर किया गया नवंबर 2020 में, और वो बीओटी पर उनकी नीयत ये थी कि वहाँ की 1.5 एकड़ जो ज़मीन है उस पर किसी तरह से कब्जा कर लिया जाए। हम उस वक्त भी कमिश्नर को ये बोले थे कि यार उसकी रिपेयरिंग कर दी जाए, रिपेयरिंग अगर हो जाएंगी तो भी वो काम हो जाएगा, या फिर जिनकी मिल्कियत है, जो नीचे रहने वाले लोग हैं, जो उसके मालक हैं, वो ज़मीन वो खाली नहीं करेंगे। मगर उसके बाद भी गलत तरीके से बार बार उनको हरासा किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। उसमें भी कोर्ट गए तो कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया 27 अक्टूबर को। आज वापस उसकी हेयरिंग थी, अभी 20 दिसंबर तक उसको स्टे दिया। यानी आप ये मान लो कि अगर कारपोरेशन की नीयत बराबर है, 3 मरतबा से जवाब भी दाखिल नहीं करते, क्योंकि वहाँ अगर जवाब दाखिल करेंगे तो ये सवाल पैदा होगा कि जब मालक ये है तो तुमने बीओटी पे कैसे दिए। क्योंकि बीओटी पे देने का कायदा ऐसा है कि कारपोरेशन का टाइटल क्लियर होना चाहिए उस ज़मीन का। जब वहाँ टाइटल क्लियर नहीं है तो इस तरह से पैसा कमाने का धंधा हमेशा से बरसरे इख्तियार करता रहा। ये अगर डेवलपमेंट की फ़िक्र करके कोई काम करे तो वो काम होगा। इनकी नीयत पहले ठेकेदारी की होती है, उसके बाद डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। और जहाँ नीयत ठेकेदारी की आ जाएंगी वहाँ पर काम की क्वालिटी का क्या अंजाम होगा, ये अब हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पूरे शहर के सामने है। एक आदमी ने 10-20 जो है खोली खरीदी दे दो और बाकी जो लोग हैं उनको भी खरीदी दे दो, तो सवाल ही ख़त्म हो जाता। वो 10 लोगों को दिए हो कि 20 लोगों को दिए हो कि मेरी मिल्कियत है, मैं 10 को बेचूं कि 20 की बेचूं, ये मेरा मसला है, ये कारपोरेशन का मसला नहीं है। इशू ये था कि वो कंस्ट्रक्शन करके किसी और को देना चाहते, जबकि कारपोरेशन ने बीओटी से, जबकि कारपोरेशन ने वो बेच दिया है। जो वहाँ पर रहते हैं वो ज़्यादातर लोग मालिक हैं वहाँ, तो कारपोरेशन फिर कौन होती है कि वो जगह को किसी और को दे। तुम्हारा खुद का घर, कारपोरेशन ये बोल सकती कि ये रहने का टेंडर कल इशू हो गया। सबसे पहला दौरा कमिश्नर के कुसुम्बा रोड पे हमने करवाया।
उसके बाद हमने मुसलसल वहाँ धरना आंदोलन दिया। अभी भी हमने 8 दिन का टाइम दिए थे, जिस पे कमिश्नर ने आज ही हमको बोले कि कुसुम्बा रोड का टेंडर हमने जारी कर दिया। आज शाम तक वो हमको लिख कर भी उसका जवाब दे देंगे और अच्छी क्वालिटी का रोड बने इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। शहर के जो हालात धूल मिट्टी के हैं, इसकी इक़्तिदार वालों के पास कोई मनसूबाबंदी नहीं रही 20 साल से। अब वो सबके सामने आ गई रोड। मैं जो बात बोला कि नियत ठेकेदारी की रही, कभी काम करने की या डेवलपमेंट की नहीं रही, इसलिए ऐसे हालात इस शहर में बन गए कि आज पूरा शहर धूल मट्टी से लदा हुआ है। आवाम को दुनिया भर की परेशानी है, मगर किसी भी तरह की मनसूबाबंदी ना कल इक़्तिदार वालों के पास थी ना आज इक़्तिदार वालों के पास है। और हमारे पास मनसूबाबंदी है, हम वक्त बवक्त उस मनसूबाबंदी को आवाम के सामने बताते जाएंगे। ये जो रोड बनना चाहिए था या बना नहीं, या ताख़ीर हुई, या दूसरा टेंडर निकला, हमने ऐसा सुना है कि दूसरा टेंडर जो निकला कि नेशनल कंपाउंड से दरेगांव तक बन रहा है, सब कुछ पूरी हमने। पहला टेंडर तो तुम्हारा सकावत के पास से नेशनल तक था ना, ये तो काम चालू है, जब वो क्या होगा फिर उसको बात करेंगे। जब तक चल रहा है, पहला तो यहाँ से वहाँ तक था, बोर्ड भी लगे हुए हैं। अब वो उतना था कि नहीं था, मैं यही बोला कि यार आदमी पढ़ लिख कर अगर कोई उद्घाटन करे कुछ करे तो ये सब तकलीफ नहीं आएंगी। 900 मीटर ठेकेदार जैसे बोल रहा है कि 900 मीटर जायज़ा ये लेना चाहिए कि आवाम मुतमईन है कि नहीं है। मेरे काम से कौन मुतमईन है? मेरा मुतमईन रहना कोई ज़रूरी नहीं, आवाम का मुतमईन होना ज़रूरी है। अगर आवाम मुतमईन है तो अच्छी बात है। तो आपको क्या लग रहा है, उन्होंने काम किए नहीं किए? ऐसे हालात तो नहीं दिख रहे कि आवाम मुतमईन नहीं है। मुतमईन है आप जैसे उनके इत्तेहादी हो तो आपको उनके काम से कितना इत्मीनान है? मैं क्या बोला कि मेरे इत्मीनान होने या मुफ्ती साहब के इत्मीनान होने कि यहाँ बैठे हुए अवामी तौर पे आवाम मुतमईन है कि नहीं है, लीडर के लिए ये ज़रूरी है। और आवाम मुतमईन नहीं है ऐसा नहीं दिखता। 60 काम को लेकर काम पता है मुफ्ती साहब तो उसमें से कोई है ऐसा जो आपने निशानदही की थी 60 काम का पाठिंबा देने के लिए? हमने 60 काम की जो बात बोली थी तो वो 5 साल के लिए बोली थी, 2 साल के लिए थी। उसका जवाब कि हम कम से कम आधा पीरियड या उससे ज़्यादा हो जाए तो उस पर बात करें। आज तो मुफ्ती जैसे ज़रूरी नहीं है ना। अब अगर ज़रूरत आमदार साहब को ये लगती होगी कि आप दूसरे कुछ काम किए तो उन्होंने वो किया या उस काम को अव्वलियत दी होंगी। 60 काम के सवाल पे हम 5 साल का वक्त दिए तो उतना वक्त हम देंगे। अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उसी दिन एहतजाज हुआ तो आमदार के खिलाफ भी नारेबाजी की गई और महागठबंधन के खिलाफ। तो महागठबंधन की अपोजिशन लीडर यहाँ मौजूद है, तो उनका कोई जवाब देंगे आप कि क्या महागठबंधन मुर्दाबाद और ये मुर्दाबाद ये महागठबंधन ही सबसे बड़ी रुकावट है उनके पैसा कमाने के पीछे, इसलिए सबसे ज़्यादा बुरे महागठबंधन के लोग ही उनको लगे। तो आप जो देख रहे हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए दी गई थी कि जो चोरियां होती है, अगर ये चोरी प्रशासन पर डाली जाती है तो शासन क्या करता है? इक़्तिदार में जो लोग हैं, हर चीज़ अगर अधिकारी पे डाल दी गई तो जो लोग हुकूमत कर रहे हैं वहाँ पे कांग्रेस पार्टी, वो किस लिए? वो जब हम लोग बैठे महासभा में उस वक्त भी बुलाया था अधिकारी कुछ नहीं कर रहे, तो जो लोग इक़्तिदार में उनका क्या वजन है? ये को इतनी छूट क्यों दे के रखे हैं कि अधिकारी कुछ भी करें? कहीं ना कहीं अधिकारी और जो लोग इक़्तिदार में ये मिलकर चोरी करते हैं। और जो ये बात तो ये कि पार्टी राष्ट्रवादी हो चाहे पहले कांग्रेस थी, लेकिन बात ये थी कि प्रॉब्लम इस खानदान को और उनका कोई ज़रिए माश नहीं है। हम लोग यही बोलते हैं कि कारपोरेशन ही उनका ज़रिए माश है और उसकी वजह से ना इत्तेफाक़ी और इत्तेफाक वक्तन फ़ौक्तन उनके आपस में होते रहे। हम सबसे बड़ी रुकावट है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि आगरा रोड के बारे में आप रोशनी डालेंगे, इसका मतलब ये है कि कोई काम करता नहीं है, गलत काम पे हमारे अलावा कोई उंगली उठाता नहीं। इसीलिए जहाँ किसी को कोई करप्शन की बात दिखती है वो हमारे ही तरफ नज़र उठा के देखते हैं कि यार जनता दल क्या बोल रही है। इसका मतलब ये है कि जनता दल के अलावा कोई और किसी तरह का इशू इनके खिलाफ उठाते नहीं। ये मीडिया जो है वो एक मजबूत स्तंभ है हमारी जमहूरियत का। इसके बावजूद भी अखबार वाले जो है हमारी तरफ देखते हैं कि हम ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, जबकि इनका खुद का भी फरीज़ा है कि इन्होंने जहाँ महसूस किया कि करप्शन है वहाँ इनको भी बोलना चाहिए।
यही इलेक्शन की तैयारी शुरू हुई, बाकी तो सब लोग इधर उधर में ही परेशान है। हम ही तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, बाकी कौन कर रहा है इलेक्शन की तैयारी? हमारी पूरी तैयारी है। ये बात सच है कि जनता दल ही करप्शन के मामले में ज़्यादा आवाज़ बुलंद करती है। हम भी ये महसूस करते हैं, शहर भी महसूस। तो जनता दल आने वाले कॉर्पोरेशन चुनाव में जो इलेक्शन लड़ने की बात है, तो जब जनता दल के ऊपर लोगों का भरोसा, जनता दल पूरे शहर में अपनी ताकत के मुताबिक इलेक्शन लड़ेगी। पूरे शहर में हम तैयारी पार्टी को मजबूत करने की कर रहे हैं। तो गांव में ऐसी भी बातें आती सियासी हल्कों में कि जनता दल की मजबूरी है मुफ्ती साहब के साथ रहना, कुछ सीटें कैसे भी करके खींच तान के लेके आना। ऐसा है, देखो तो जो सर्टिफिकेट आवाम ने दी उसके हिसाब बेकार के हिसाब से तुम्हारा काम दिखता है। अलायंस जो है किसी भी पार्टी का, एक कुछ न कुछ एक दूसरे के कुछ नज़रियात मिलते हैं, उस हिसाब से अलायंस किया जाता। तो असम्बली के अंदर भी वो अलायंस था। आज हम बोले कि यार आज हम पूरी ताकत से पूरे शहर में पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वो शहर के सामने है, पार्टी पिछले कई सालों से बहुत मजबूत पोजीशन में आज है। अब अलायंस की बात ऐसी है कि हमारा गठबंधन आज है, हम गठबंधन करने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। आज ना गठबंधन हमारी तरफ से टूटा है, ना मुफ्ती साहब की तरफ से टूटा है। आज हम लोग गठबंधन में हैं, अभी भी गठबंधन के मेंबर हैं, रमजू मेंबर हैं, जाहिद मेंबर है, ये गठबंधन के मेंबर है। तो गठबंधन है, हम कोई गठबंधन नया करने नहीं जा रहे। पार्टी की बात आएंगी तो पार्टी आज शहर में हम मजबूत कर रहे हैं। अब आने वाले वक्त में उस गठबंधन को किस तरह से किया जाए या किस तरह से उसका नया चेहरा मोहरा बनाया जाए, ये वक्त के हिसाब से तय होगा। तुम्हारे विकार के मुताबिक सीटें नहीं थी, जो इजाज़त शहर ने सर्टिफिकेट दिया है तुम्हारी तरफ देखते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब विकार क्या है ये तो बैठ के तय करेंगे। नहीं, ये बोला ऐसा लगता है कि विकार के हिसाब से सीट नहीं दी जाएगी। मुफ्ती साहब से थोड़ी अनबन कम हो गई है। मुफ्ती साहब आपकी ऑफिस पे आए और उस रोज़ भी बोले कि हमने किसी सियासी पार्टी का तो सब कुछ ख़त्म नहीं किया। इशारा आप लोग की तरफ था और उनको खुली आज़ादी दी काम करने की। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं तो बोला ना, गठबंधन है ना हमारा, तो वही थोड़े गठबंधन कल भी था, आज भी हो, तो एक पार्टी में भी अनबन रहती। यहाँ हम लोग जितने पार्टी के अगर जनता दल के लोग हैं तो हमारे में भी कुछ ना कुछ आपस में अनबन रहती। तो अगर दो पार्टियों का मिलाप है तो उसमें थोड़ी बहुत अनबन होते रहती। अभी कम होंगी, हो सकता है इसके बाद कुछ ज़्यादा भी हो जाए, ख़त्म भी हो जाए। तो एक पार्टी में भी रहता है, वो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। लड़ेंगे कारपोरेशन चुनाव में, ये पूछ रहा हूँ। मैं तो वही बोला ना, 2017 का भी गठबंधन करके लड़े, और वो गठबंधन आज भी कायम है। तो दिखती बात है वो 22 के इलेक्शन में भी काम आएगा। अभी बात में आपने बोले थे कि मजबूरी हमारी ये है कि हमारे पास अक्सरियत नहीं। तो जब आपका गठबंधन आए तो कैसे जनता दल को अक्सरियत मिलेगी, ये जरा सा गठबंधन को मिलेंगी गठबंधन, लेकिन मामला तो जनता दल उठा रहे हैं ना। तो जब जनता दल रहेगा तो गठबंधन में सारे मामला भी जनता दल रखेगा ना। गठबंधन की वजह क्या रहेगी कि जो एक दूसरे को साथ देना। गठबंधन में ऐसे भी लोग की जैसे चमक धमक दिखाई दे रही है, जो बदगुमानी में जो चैंपियन ऑफ चैंपियन है, फिर उसका क्या है? तो हम लोग कितना मुकाबला कर पाए? जी, अब आज तो मैं बोला कि यार गठबंधन मुफ्ती साहब से है, अब आगे उसकी रूपरेखा क्या तय होती है तो वक्त के हिसाब से तय होगा। वो बंदे समझ लो जो इक़्तिदार में बैठे हैं, सिर्फ एक बात से कि हैंडीकेप मालेगांव शहर में 2300 है। उनको संजय गांधी निराधार योजना के तहत 1000 रुपया पेंशन मिलती है। 1-1.5 साल पहले कारपोरेशन में भी उन हैंडीकेप लोगों ने एप्लीकेशन दिया होगा कि यार उनकी मदद की जाए। 5% बाल विकास में जो हैंडीकेप के लिए रिजर्व पैसा रहता। तो ये भी इतने होशियार निकले कि 9,500 साल का पेंशन ही तय कर। वो जब अपने किए तो वो आते हैं। अब संजय गांधी निराधार योजना वाले बोल रहे कि एक आदमी 2 जगह से पेंशन, एक आदमी 2 जगह से मानधन नहीं ले जा सकता। ये सवाल सोनिया गांधी पे भी उठा था। यूपीए की चेयरपर्सन थी उस वक्त तक, यूपीए की चेयरपर्सन के नाम से भी और एमपी के नाम से भी। तो वो लोग बोल रहे कि इनका फॉर्म रद्द कर देंगे 2300 लोगों का, क्योंकि वहाँ से अब पेंशन ले रहे ना। तो ये इतने होशियार कि 9,500 दे के 12,000 का नुकसान कर रहे हो हैंडीकेप का। अगर तुमको मदद ही करनी थी तो कोई और शक्ल में उनकी मदद करते। तो मैं वही बोलता कि पढ़ा लिखा होना भी जरूरी होता है और मनसूबा बंदी भी होना जरूरी है।
ऐसा नहीं कि कोई आया तो कर देना, तुम उनका काम करके उनका नुकसान कर दे रहे। अगर यही कोई और शक्ल में उनकी मदद करते तो आज उनको